अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर सबसे पहले आपको बताएं, बरतानिया में कबल वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। वोटों की गिनती शुरू हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल। बरतानवी आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए होने वाले पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मुल्क भर में वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है और सर केयर स्टार्मर बरतानिया के अगले वजीर आजम बनेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है, जबकि लेफ्ट को 61, रिफॉर्म्स को 13, SNP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 23 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। एग्जिट पोल ने मुमकिन नताइज की पेशगोई कर दी, जिसके बाद कंजर्वेटिव का 14 साल दौर खत्म होने का इम्कान है। खबर दे रहे हैं आपको, बरतानिया में कबल वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती शुरू हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल। बरतानवी आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए होने वाली पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रही। बरतानिया में कबल वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है, जबकि नताइज के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है। बरतानवी इंतखाबात में वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद पहले 16 नताइज सामने आ गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 16 नशिस्तों में लेबर पार्टी 14, लेफ्ट 1 और कंजर्वेटिव पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब। बरतानवी आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद लंदन के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वोटों की गिनती का अमल जारी है। लेबर पार्टी के लीडर और मुमकिना बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने पार्टी के लिए मुहिम चलाने और वोट देने वालों का शुक्रिया अदा कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टार्मर ने कहा, मैं पार्टी के लिए मुहिम चलाने और वोट देने वालों का शुक्रगुजार हूं। लेबर पार्टी के लीडर सर केयर स्टार्मर ने मुमकिना कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर भी किया। दूसरी जानिब लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर एंजेला ने अपने पैगाम में कहा कि केयर स्टार्मर ने पार्टी को तब्दील करने के लिए जबरदस्त काम किया। बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में जुमरात को वोटिंग हुई, जिसके मुकम्मल होने के बाद अवाम के नताइज का इंतजार है। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक लेबर पार्टी को बरतरी हासिल है। लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कंजर्वेटिव का 14 साल दौर खत्म हुआ। हमास का जंगबंदी के लिए नया मंसूबा इसराइली हुकाम ने भी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र और कतर के सालिसों से राब्ते में हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक मूसादा सरबराह के क़यादत में हमास से बातचीत के लिए वफ़द भेजा है। इस बार जंगबंदी मुआहदा होने का हकीकी इम्कान मौजूद है। हमास की दी गई तजवीज़ में अहम पेशरफ्त शामिल है। इसराइल की तरफ से कोई भी पेशरफ्त नेतन्याहू पर मुनहसर है। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अवाम से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। खामनाई ने कहा कि सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट तवक्को से कम रहा। उम्मीद है कि दूसरे मरहले में वोटर्स की तादाद ज्यादा और मुमलिकत के लिए बाइस फख्र होगी। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है कि 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट 40% रहा था। खबर एजेंसी के मुताबिक 28 जून के सदारती इंतखाबात में वोटिंग टर्नआउट 1979 के बाद से सबसे कम था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मई में हादसाती वफात की वजह से कबल वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान के अवाम एक और बहरान के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोल का बहरान दस्तक देने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने आज से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि वजीर खजाना, चेयरमैन FVR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई नतीजा ना निकला। इसी के साथ आपको बताएं, रावलपिंडी में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरवाने वालों की गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। दूसरी जानिब रावलपिंडी इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर काजी खालिद के इंतकाल की वजह से हड़ताल की कॉल वापस ली गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल पंप्स खुले रखेंगे।
तमाम ऑयल कंपनियां पेट्रोल पंप पर तेल की फरहमी जारी रखें। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा की जानिब से तमाम ऑयल कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। ओगरा ने पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, नौशेरा फिरोज में पुलिस का वाली लिंक रोड पर डाकुओं से मुबैना मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में डाकू अब्दुल रजाक कुल्हड़ो जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम से गैर कानूनी असला समेत मसरूका मोटरसाइकिल बरामद, फरार साथियों की तलाश जारी है। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात भी सामने आ गईं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक इजाफा मंजूर किया गया है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर टैरिफ ₹7.11 इजाफे के साथ ₹23.59 मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट टैरिफ ₹7.12 इजाफे के साथ ₹30.07 मुकर्रर किया गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ ₹7.12 इजाफे के साथ ₹34.26, जबकि माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ ₹7.02 इजाफे के साथ फी यूनिट ₹39.15 मुकर्रर किया गया है। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹6.12 इजाफे के साथ ₹41.36 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹6.12 इजाफे के साथ टैरिफ ₹42.78 मुकर्रर किया गया है। माहाना 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ ₹6.12 इजाफे के साथ ₹43.92 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ ₹6.12 इजाफे के साथ ₹48.84 मुकर्रर कर दिया गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹3.95 बरकरार रखने की तजवीज दी गई है, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹7.74 बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹3.95 इजाफे से ₹11.69 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज है, जबकि 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹4.10 इजाफे के साथ ₹14.16 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जराइम का मर्तकब हुआ है। आलमी अदालत ने इसराइल मुजालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में सीज़ फायर किया जाए। इसराइली बर्बरियत में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गैर मुल्की कब्जे से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। Its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत करते हुए अपील ज़ेर इल्तवा रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच पर तहरीक इंसाफ का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फजीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों आईनी अहदेदार हैं। बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़े हल कर सकते हैं। नए चीफ जस्टिस की तकरीर के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पीटीआई के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मौजूदा बेंच ही समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। तमाम पीटीआई रहनुमा बगैर मुलाकात के वापस लौट गए। अमर अयूब, शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमला से तल कलामी भी हुई। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला
सेक्रेटरी दिफा सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल और महकमे दाखिला पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकें से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को पार्टी रहनुमाओं से बगैर मुदाखलत मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जेल के इंतजामी मामलात में इंटेलिजेंसीज के मेजर और कर्नल की मुदाखलत को रोका जाए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान से वापसी पर तमाम जमातों का एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख का और वक्त का तयन किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अपोजिशन जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ऑपरेशन के खदोखाल वाज़ेह करने के PTI के मुतालबे पर इजलास बुलाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इस मामले पर तमाम जमातों को एक टेबल पर बैठने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह करते हुए कहा कि PTI को तन्नोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। स्टेट कौंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तहरीक इंसाफ को जलसे का NOC जारी करने से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। स्टेट कौंसिल ने बताया कि PTI को तन्नौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी है। PTI के वकील शुएब शाहीन ने ताखीर से NOC जारी करने का शिकवा किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। वकील ने कहा कि जलसे की तैयारी के लिए हमें वक्त नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चलें, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, आप लोगों को भी निकाल कर लाए। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में आटे की कीमत में कमी हुई है। ऐसे काम वही कर सकता है जिसकी टीम अच्छी हो। बाकी सूबे भी अपने अवाम के मसाइल हल करें। कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, बाकी सूबों को लेक्चर नहीं मिलता। ये अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम नारे नहीं लगाते, अमली काम करते हैं। हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहां आटे की कीमत कम नहीं हो रही। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपए की कमी हुई है। 100 रुपए का इजाफा हुआ था। 80 रुपए की कमी कल एक दिन के अंदर जो है वो हो गई है। और बाकी सूबों के अंदर जो है वो हालात क्या है, ये बेहतर है कि आप खुद रिपोर्ट करें। हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाती है। प्रोग्राम शुरू वही करता है भाई साहब जो होमवर्क करके आया होता है, जिसका विजन क्लियर होता है, जिसकी टीम अच्छी होती है। कुछ इंजबाती कार्रवाई भी हुई है महकमा फूड के 3-4 लोगों के खिलाफ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। कार्डियक हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कार्डियक हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है। कैंसर हॉस्पिटल जो है उस पर काम शुरू हो गया है। जो मनसूबे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दिए हैं, मोस्टली 80% वो मनसूबे 1 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी से मुतालिक कहा है कि बानी PTI ने मुझे खुद बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद का किरदार मशकूक था। बानी PTI के मुताबिक फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने। ये भी हकीकत है, वो VIP जेलों में रहे और उनकी मीटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। उनका कहना था, बानी PTI ने बताया फवाद कह रहा है खान के कहने पर अलीम यातरीन ग्रुप में गया, जो झूठ है। फवाद चौधरी बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे। यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला से वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गई। वज़ीर आला का मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा, मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नौमौलूद बच्चों की नर्सरी के में दाखिल होने के बजाय वार्ड के दरवाजे पर खड़े होकर बच्चों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आला ने मरीज बच्चों के वालिदैन से इलाज और मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीज बच्चों के वालिदैन ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआवजे की सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के दरमियान क्वेटा में मुलाकात हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे के बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से अवाम की फलाह बहबूद से मुतल्लिक मनसूबों के हवाले से दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने ब्रीफिंग में बताया कि बलूचिस्तान में सिंध की तर्ज पर आला सतह के सेहत के मराकज़ जल्द मुकम्मल होंगे।
सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सियासी और इंतजामी मामलात और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान सबसे अहम तरजीह है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए तमाम दरकार माली वसाइल तरजीही बुनियादों पर जारी किए जाएंगे। इजलास में मुहर्रम अल हराम के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला को मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुरतब करदा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 8 अजला हसास तरीन जबकि 6 हसास करार दिए गए। मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए कुल 40,000 सिक्योरिटी अमला तैनात किया जाएगा। सूबे में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए FC और पाक फौज के खसूसी दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। जुलूसों और मजालिस की मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। वफाकी वजीर नचकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में PIA की निचकारी के लिए शॉर्ट लिस्ट कंपनियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर निचकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वजीर आजम PIA की जल्द अज जल्द निचकारी चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन पेशकश देने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करे। प्राइवेटाइजेशन कमीशन हुकूमत पर इन्हिसार कम करके माली तौर पर खुद मुख्तारी हासिल करे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि PIA की निचकारी के लिए खजाना, कानून, एविएशन और दीगर इदारों से राब्ते में हैं। इदारों की निचकारी के लिए गैर मुल्की मीडिया में इश्तिहारात भी दिए गए हैं। रोजगार और आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हजारों की तादाद में अवामी दस्तावेजात की पोस्टल तस्दीक न होने और अपॉइंटमेंट में न मिलने की वजह से उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। वजारत खारजा में कायम पोस्टल तस्दीक का काउंटर भी गैर फाल हो गया। वजारत खारजा की जानिब से 120 ममालिक के लिए पोस्टल तस्दीक का वेब लिंक भी डाउन है। बैरून मुल्क जाने वाले ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम ऑफलाइन होने की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में रुल गए। वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी दाखिला भी बेबस होकर रह गए। वजारत खारजा में 5 जुलाई के बाद की पोस्टल अपॉइंटमेंट्स ताहाल बंद हैं। महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने स्टाम्प पेपर्स की फीसों में भी इजाफा कर दिया। शहरियों ने स्टाम्प पेपर्स की कीमतों में इजाफे पर गम और गुस्से का इजहार किया है। मजीद जानते हैं आमिर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। बजट के आफ्टर शॉक्स, पंजाब हुकूमत ने स्टाम्प पेपर्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। शहरियों ने इजाफा मुस्तरद करते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। खुदारा इस हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई में थोड़ी सी कमी करे, लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। ई स्टैम्प पेपर की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। प्रॉपर्टी सेल्स एग्रीमेंट ई स्टैम्प पेपर की फीस 1200 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी मुआहदे के लिए इस्तेमाल होने वाले ई स्टैम्प पेपर की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक मुआहदे के लिए ई स्टैम्प पेपर की फीस 1200 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैम्प पेपर की फीस में 20,000 रुपए इजाफा किया गया। तलाक के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैम्प पेपर की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए मुकर्रर। पावर ऑफ अटॉर्नी की ई स्टैम्प पेपर फीस 1,500 रुपए से बढ़ाकर 1,800 रुपए कर दी गई। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन रिलीफ देने की जगह IMF का बजट के मुताबिक वो प्लानिंग बना रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने पहले ही शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में स्टैम्प पेपर्स की कीमतों में भी इजाफा शहरियों के निर्खों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। आमिर मुश्ताक, ABN न्यूज़, मुल्तान। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। हल्का N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त दायर की थी। दौरान समाअत ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त में नोटिस हो चुके हैं, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, नहीं, इसमें नोटिस नहीं हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की हल्का N130 से कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए कार्रवाई सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से दरख्वास्त दायर में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ लाहौर के हल्का N130 से धांधली के जरिए कामयाब करार पाए। लीगी उम्मीदवार फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके थे, मगर फॉर्म 47 के जरिए उन्हें जितवा दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। 2 साल से केस ज़ेर इल्तवा है। गुज़िश्ता समाअत पर फवाद चौधरी पेश नहीं हो सके थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर चुका है। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की थी।
ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی توہین الیکشن کمیشن کیس پر سماعت کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سید احسن رضا کو روسٹرم پر بلایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باہر جا کر واپس نہیں آئیں گے؟ سیاسی لیڈر ہیں، باہر گئے تو واپس آ جائیں گے، صرف تنگ کرنے کے لیے نام ECL میں شامل کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کی جانب سے وکیل سید علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر مل ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف کے نمائندے نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی، جبکہ حمزہ شہباز کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست پیش کی گئی۔ احتساب عدالت لاہور کے جج ندیم گلزار نے رمضان شوگر مل ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین ایڈوکیٹ نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے آپ ہر مرتبہ پرائیویٹ ہسپتال کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیتے ہیں، آئندہ حمزہ شہباز کا سرکاری اسپتال سے جاری کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ حمزہ شہباز کی کمر کی میڈیکل رپورٹس بھی آئندہ پیش کی جائیں۔ عدالت نے کیس کی کارروائی 5 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے شادی کے وقت یا علیحدگی سے پہلے بیوی کو دیے گئے تحائف کی واپسی سے متعلق فیملی اپیل پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ شادی کے وقت یا علیحدگی سے قبل بیوی کو دیے گئے تحائف واپس نہیں لیے جا سکتے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف شہری ارشد جمیل کی درخواست مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ شادی کے وقت یا علیحدگی سے قبل بیوی کو دیے گئے تحائف واپس نہیں لیے جا سکتے۔ شادی کے دوران دیے گئے تحائف بیوی کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف شہری ارشد جمیل کی درخواست مسترد کر دی۔ اپیل کنندہ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ماتحت عدالت نے 2015 میں فیملی کیس میں جہیز کے سامان واپس، عدت میں بحالی اور بچے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ماتحت عدالت میں جہیز کے سامان کی فہرست نہیں دی گئی تھی۔ ماتحت عدالت کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکٹرک کی جانب سے ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ بجلی بندش کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے الیکٹرک سے 15 جولائی کو بجلی کی پیداوار اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق پلان مانگ لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے نامے میں کہا گیا ہے کہ سماعت کے موقع پر الیکٹرک کے وکیل عابد زبیری عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکٹرک کے وکیل کی جانب سے ہیٹ ویو کے دوران ادا کی گئی ذمہ داری سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے الیکٹرک سے 15 جولائی کو بجلی کی پیداوار اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق پلان مانگ لیا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ الیکٹرک کو بالخصوص ہیٹ ویو میں بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے۔ درخواست میں الیکٹرک کی جانب سے 71% فیڈرز کو لوڈ شیڈنگ فری کرنے کو غلط قرار دے دیا گیا۔ درخواست میں وزارت توانائی، نیپرا اور الیکٹرک کو فریق بنایا گیا ہے۔ آئسکو نے بجلی چوری اور نظام کی بہتری کے لیے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر متعارف کروا دیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے بعد پہلے فیز میں ریجن میں 12 لاکھ میٹر لگائے جائیں گے۔ بجلی چوری، میٹر ٹیمپرنگ اور اوور بلنگ جیسے مسائل سے نمٹا جا سکے گا۔ اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ منصوبے کے تحت $109 ملین کی لاگت سے 12 لاکھ میٹر لگائے جائیں گے۔ میڈیا بریفنگ میں CEO آئسکو ڈاکٹر امجد خان نے کہا کہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ ایڈوانس میٹر سے انسانی مداخلت ختم ہوگی، بجلی چوری رکے گی، بل بروقت آئیں گے۔ آپ کے میٹر میں چاہے وولٹیج کم ہو، چاہے اس کا ایک فیز نہ آ رہا ہو، چاہے کوئی پرابلم ہو، اسی وقت کنٹرول روم ہیڈ کوارٹر میں ڈیش بورڈ پہ فلیش ہوگا، ریڈ فلیش، کہ جی اس میٹر میں کوئی پرابلم ہے، کائنڈلی آپ ادھر بندے بھیج دیں۔ آپ کو ٹیلی فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئسکو سربراہ امجد خان نے کہا کہ ایڈوانس میٹرنگ کے باعث صارف کی شکایت پر آئسکو پورا ریکارڈ دکھا سکے گی۔ ڈیٹا موجود ہونے کی وجہ سے فیوچر پلاننگ میں آسانی ہوگی۔ ایڈوانس میٹرنگ سے میٹر ٹیمپرنگ نہیں ہوگی اور اوور بلنگ اور ریڈنگ غلط ہونے کی شکایت سے بچا جا سکے گا۔ بل فرض کے آپ کا 10,000 روپے بنتا ہے، 7 دن بعد آپ کے پاس وہ بل آتا تھا، مطلب ہے 7 دن میرے 10,000 روپے پنسے ہوتے تھے، وہ پیسے اب مجھے انسٹنٹینیسلی پہنچ جائیں گے۔ اسی دن بل آئے گا، اسی دن میں آپ کو بل سبمٹ کروں گا، ودن 1 or 2 days آپ اس بل کو کر لیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 34% آئسکو صارفین کو مفت میٹر لگا کر دیے جائیں گے۔ نئے میٹر میں نیٹ میٹرنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی۔
بنیادی مسائل حل نہ ہونے کے خلاف گڑی ڈوٹا سے شہریوں کا شاہراہ سری نگر بند کرنے کے احتجاجی تحریک جاری رکھتے ہوئے قانون ساز اسمبلی کی جانب سے مارچ اور گھیراؤ کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات فواد عباسی کی اس رپورٹ میں۔ متحدہ عوامی محاذ گڑھی دوبٹہ نے 14 نکاتی مطالبات کے حق میں سری نگر روڈ بند کر کے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مجبور ہو گئے ہم سڑک پہ آئے، ہم قطعی طور پہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ آپ دیکھیں لوگ کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن ہم بھی ذلیل و خوار ہو کے سڑک پہ آئے ہیں بنیادی طور پہ۔ گزشتہ 1 سال سے 14 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہر دفتر کے اندر ہماری فائلیں بھی موجود ہیں، لیکن حکمران ہیں کہ ان کی غیرت جاگ ہی نہیں رہی۔ 14 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ اگست 2023 سے مطالبات کے حق میں احتجاجی تحریک شروع ہے۔ گڑھی دوبٹہ اسپتال میں سٹاف کی کمی اور طبی آلات کی فراہمی، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ آفس کے قیام سمیت دیگر مطالبات پورے نہیں کیے گئے۔ عوام کے مطالبات پورے نہ کیے تو دارالحکومت کی طرف لانگ مارچ کرتے ہوئے اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ موسم کی صورتحال کی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق 8 جولائی سے مونسون بارشوں کا آغاز ہوگا۔ دیکھتے ہیں عابدہ خان کی رپورٹ۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوشخبری، سمندری ہواؤں کی بحالی کے ساتھ درجہ حرارت میں بھی کمی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی۔ چیف میٹرولوجسٹ نے مونسون الرٹ جاری کر دیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق شہر میں مونسون بارشوں کا پہلا سپیل 8 جولائی کی شام سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ لو پریشر سسٹم کے نمودار ہونے سے شہر قائد میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ 7 کی رات کو امکان ہے کہ مانسون کا پہلا سپیل ہو جائے کراچی میں۔ تو وہ جو 3-4 دن ہوں گے پھر وہ گریجولی پورے سندھ پر پھیلیں گی، اور اس طرح سے کراچی میں بھی 8 جولائی کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کوئی خاص نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری ہوائیں بحال ہونے سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی، جبکہ آئندہ دنوں میں درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح، اشیاء کے داموں اور انتظامی امور کے حوالے سے نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے صدارت کی۔ اجلاس کے دوران ملک میں مہنگائی کی صورتحال، اشیاء کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ اداروں کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے مہنگائی کی شرح میں کمی ریکارڈ ہوئی۔ جون 2023 کے مقابلے میں جون 2024 میں مہنگائی کی شرح 12.2% رہی۔ جون 2023 میں مہنگائی کی شرح 18.5% کی سطح پر تھی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے ہدایت کی کہ دیگر علاقائی ممالک میں مہنگائی سے متعلق امور پر کڑی نظر رکھی جائے، قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر، AC اور دیگر افسران مقامی سطح پر انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور لاپرواہی کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر کو جواب دہ کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔